हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावता। स्टूडेंट्स, हमने इसमें MA6 अणुसूत्र में बताया कि ये जो है समपक्ष और विपक्ष समावता प्रदर्शित नहीं करते। हमने कहा MA5X अणुसूत्र वाले यौगिक भी समपक्ष विपक्ष समावता प्रदर्शित नहीं करते। हमने कहा MA4X2 अणुसूत्र रखने वाले यौगिक जैसे टेट्राएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, ये PTNH3 का होल 4Cl2, ये दो प्रकार के समपक्ष और विपक्ष समावयवी बनाता है। इसके बाद में हमने लिया था MA3X3 अणुसूत्र। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के अणुसूत्र वाले यौगिक जैसे ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, जिसका सूत्र बता दिया था मैंने आपको CONH3 का होल 3Cl3। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि ये समपक्ष विपक्ष समावता बनाते हैं। फिर इसमें मैंने आपको लिखाया था इस प्रकार की समावता में समपक्ष समावयवी को फलकीय यानी कि फेस समावयवी भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको लिखना है क्योंकि इनमें एक समान लिगेंड एक फलक पर स्थित होते हैं। जैसे बच्चों Cl एक फलक पर स्थित है, एक समान लिगेंड एक फलक पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार इनके विपक्ष समावयवी को लिखिए, इसी प्रकार इनकी विपक्ष समावयवी को मध्यांश समावयवी भी कहते हैं। अर्थात इनके विपक्ष समावयवी को मध्यांश समावयवी भी कहते हैं, क्योंकि एक समान लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, इसलिए इसे मध्यांश समावयवी कहते हैं। अतः इस समावता को फेसमर समावता भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अलग है, अभी की एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं बता रखा है, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। फेसमर समावता, तो फेस का मतलब यहाँ फेसियल होता है, इसको हम हिंदी में फलकी कहते हैं। मर का मतलब मेरिडोनियल होता है, मेरिडोनियल का मतलब मध्यांश होता है, यानी कि मध्य रेखा पर अगर लिगेंड उपस्थित है, एक जैसे लिगेंड उपस्थित है, तो आप उसे मध्यांश या मर समावयवी कहेंगे। यदि एक फलक पर एक समान लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उसे फेसियल या फलकीय या FAC समावयवी कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अब तक आपको बताया कि ये 4 प्रकार के अणुसूत्रों में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे बात करता हूं एक द्विदंतुक लिगेंड का भी मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं और उसके बेस पर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, 5वें नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, 5वें नंबर का अणुसूत्र ले रहे हैं, जिसमें कैटेगरी देखिए आप MAA का होल ट्वाइस, ये द्विदंतुक लिगेंड हमने ले लिया और ये Cl2 ले लिया गाइज, MA2Cl2। स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस प्रकार के अणुसूत्र जो दर्शा रहे हैं उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं PTEN का होल ट्वाइस Cl2। स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया, जिसका आप नाम सभी जानते होंगे। देखिए डाइक्लोरो, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड।
स्टूडेंट्स ये इसका नाम है। अब आपको ये समझना है कि इनके समपक्ष और विपक्ष समावेवी कैसे बनेंगे। देखिए बच्चों, ये प्लेटिनम और इससे आपको क्या जोड़ना है, En और Cl को जोड़ना है। स्टूडेंट्स En में जो दाता परमाणु होता है वो नाइट्रोजन होता है, और एक En को बच्चों मैंने ऐसे बता दिया, ये En को मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया। स्टूडेंट अगर मुझे समकक्ष बनाना है तो दोनों सेल को ऐसे पास पास में रख दूंगा, ये दोनों सेल पास पास रख दिए मैंने। अब दूसरा, अभी एक En और बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स En को प्रदर्शित करने का, क्योंकि En में दो दाता परमाणु होते हैं तो वो दो संयोजकताओं के रूप में प्रदर्शित होगा। और देखिए बच्चों, ये En मैंने यहाँ पर ऐसे प्रदर्शित कर दिया। स्टूडेंट्स इसमें वर्ग समतल आप बताएंगे हमें कि वर्ग समतल कैसे बनेगा, इसका तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर दोनों ये Cl समीपवर्ती है तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चों, समपक्ष बोलोगे। तो ये समपक्ष हो जाएगा। जब आप इसका विपक्ष बनाएंगे तो विपक्ष में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, देखिए इसका विपक्ष हम बना रहे हैं Pt। सबसे पहले तो आप इस तरीके से इसको बना लिया करो जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। विपक्ष के लिए दोनों सेल को आप अपोजिट साइड लिख दीजिए जिससे आपको समस्या नहीं आए। इसके बाद में दोनों En को आप इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे बच्चों, ये En ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये दोनों डोनर एटम होते हैं, दाता परमाणु होते हैं बच्चों। अब ये दाता परमाणु जो होते हैं एथिलीन डाइएमीन में होते हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों ये इसका बन गया विपक्ष, ये क्या बन गया इसका विपक्ष। और स्टूडेंट्स हमको समपक्ष और विपक्ष दोनों के पीछे ये पूरा नाम लिखना होता है, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड। ये पूरा की पूरा नाम हमको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ओके गाइज, तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि आपको कह दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे सबसे पहले डाउट ये रहता है कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हो इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने का इनका जो तरीका रहेगा, निम्न अणुसूत्रों के ज्यामिति समावेवी बनाइए। तो बच्चों जैसे आपको दो सूत्र दे दिए, एक तो ये सूत्र दे दिया और एक सूत्र इससे पहले वाला था, एक इससे पहले वाला था Ma3x3। अब आपसे कहा गया कि Ma3x3 तथा Ma8A2Cl2 या A8Cl2 नहीं लेंगे, x2 लेंगे। x2 के लिए Ma8A2x2 के लिए ज्यामिति समावेवी बनाइए। तो विद्यार्थियों आपको इनके सबसे पहले संकुल यौगिक लिख लेने हैं दोनों के। जैसे मैंने इसका संकुल यौगिक ये लिखा है और इन संकुल यौगिक को लिखने के बाद इसका आईयूपीएसी नाम बता देना है। आईयूपीएसी नाम जब आप बता दें तो इसके पहले आपको समपक्ष समावेवी बनाना है इसका, और उसके नीचे उसका समपक्ष लिखकर पूरा की पूरा नाम यहाँ नीचे लिख देंगे। ऐसे ही उसका साथ में विपक्ष समावेवी बनाएंगे। विपक्ष में आपको पता है कि जो एक दंतुक लिगेंड है उसको आप क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, और उसमें विपक्ष लिखकर आपको पूरा उसके नाम के आगे वैसे के वैसे लिख देना है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। ओके, अब आप एक काम करिए, अणुसूत्र नंबर 5 लिखो, Ma2x2 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल यौगिक जैसे डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड समपक्ष व विपक्ष समावेवी बनाते हैं, समपक्ष व विपक्ष समावेवी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये समपक्ष बना लो
और ये विपक्ष बना लो। ध्यान रहे, समपक्ष के पीछे ये पूरा नाम वापस से लिखना है, विपक्ष के पीछे ये पूरा नाम वापस से लिखना है। ये लिखने में गलती नहीं करनी है। नोट्स बनाते वक्त आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है। नोट्स बनाते वक्त इस चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स, पूरे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को वापस से समझा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने सबसे पहला अणुसूत्र लिया था Ma6। Ma6 किसी भी प्रकार का कोई समपक्ष विपक्ष समावयवी नहीं बनाता। दूसरा लिया था हमने Ma5X, यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई समपक्ष विपक्ष समावयवी नहीं बनता है। स्टूडेंट्स, जो Ma4X2 होता है, Ma4X2 जिसका अणुसूत्र होता है ये, और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था PTNH3 का होल 4Cl2। तो बच्चों, इसके कितने समावयवी बने थे? 2 समावयवी बने थे, एक समपक्ष बना था, एक विपक्ष समावयवी बना था। स्टूडेंट्स, तीसरा के बाद में हमने चौथा अणुसूत्र लिया था Ma3X3, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था PTNH3Cl3, और उसमें हमने एक समपक्ष बनाया था जिसको हमने फेस भी कहा था, एक विपक्ष बनाया था जिसको हमने मर भी कहा था। फेस उनको कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड एक फलक पर उपस्थित होते हैं। इसका जो विपक्ष समावयवी होता था उसको हम मर समावयवी कहते थे। मर समावयवी उन्हें कहते हैं जिनमें एक समान लिगेंड मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। स्टूडेंट, फेस को फैसियल से लिया गया है, मर को मेरिडोनियल से लिया गया है। हिंदी में फेस को फलकी कहेंगे और इंग्लिश और मध्यांश को मेरिडोनियल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने इसमें लिया है Ma2। ये डबल ए किसको बता रहा है? द्विदंतुक लिगेंड को। X2 मतलब यहाँ कोई ऋणावेशित लिगेंड होगा, तो हमने एग्जाम्पल लिया PTEN का होल 2Cl2। हमने इसमें भी समपक्ष और विपक्ष समावयवी बनाए। बस थोड़ा सा हमने ये ध्यान रखा कि जो हमारे पास ये द्विदंतुक लिगेंड जो ये होता था एथिलीन डाइएमीन, तो स्टूडेंट्स एथिलीन डाइएमीन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है कि एथिलीन डाइएमीन में नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करता है। नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करता है। इसलिए हमने जब द्विदंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करने का कार्य किया तो जो 2 उपसंयोजक बंध वाली स्थिति थी, एक तो यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, उनको ऐसे लिख दिया और साथ में En से प्रदर्शित कर दिया। इससे हमको पता चल गया कि ये 2 स्थितियों पर En उपस्थित है। जब 2 यहाँ पर आ गए तो 2 यहाँ पर आ गए, और समीपवर्ती स्थितियों पर हमने लिगेंडों को व्यवस्थित कर दिया। और यदि हम जब इसके समपक्ष के बाद में विपक्ष बनाएंगे तो जो समान लिगेंड है उनको विपरीत स्थितियों में रख दिया। इस तरीके से हम समपक्ष और विपक्ष समावयवी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप यदि इनको समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर दिमाग में सेट होगा, और इनको लिख कर आप चित्र बना कर एक बार सेल्फ देके तब जाकर ये चीजें आपको दिमाग में सेट होगी। एग्जाम्पल्स को रटने की कोशिश नहीं करें, अणुसूत्र ध्यान रखें। अणुसूत्र के माध्यम से आप याद रखें कोबाल्ट, प्लेटिनम, आयरन, क्रोमियम, निकल, इन संक्रमण तत्वों से इस प्रकार के यौगिक बनाने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब तक मैंने आपको जो समझाई है ये थी ज्यामितीय समवेता। स्टूडेंट्स, हमने ज्यामितीय समवेता को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यौगिकों में, संकुल यौगिकों में पढ़ा है। अब हम दूसरे प्रकार की त्रिविम समवेता की आपसे चर्चा करने वाले हैं बच्चों। दूसरे प्रकार की त्रिविम समवेता, जो दूसरे प्रकार की त्रिविम समवेता होती है उसका नाम है प्रकाशिक समवेता। उसका नाम है प्रकाशिक समवेता। बच्चों, प्रकाशिक समवेता, विद्यार्थियों, इस प्रकाशिक समवेता को इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं।
इस प्रकाशिक समानता को इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर इसकी आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे? तो प्रकाशिक समानता दर्शाने वाले यौगिकों में समान तो क्या रहेंगे? अणुसूत्र और संरचना सूत्र। समान होते हैं इनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र, लेकिन इनके जो भिन्न भिन्न होते हैं या असमान होते हैं वो होते हैं प्रकाशीय गुण। विद्यार्थियों, इनके प्रकाशीय गुण ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होती है। प्रकाशीय गुण से क्या तात्पर्य होता है? विद्यार्थियों, प्रकाशीय गुण से तात्पर्य होता है कि जो प्रकाश आप इन विलयनों में आपतित करते हैं, जो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश एक ही तल में कंपन करने वाला प्रकाश होता है, इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। विद्यार्थी, समतल ध्रुवित प्रकाश को भी उत्पन्न किया जाता है। अब इसकी उत्पन्न करने की जो टेक्निक होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो देखिए कैसे ये उत्पन्न किया जाएगा। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो एक प्रकीर्णित प्रकाश होता है। ये प्रकाश का स्रोत है बच्चों, ये प्रकाश का स्रोत है। इस प्रकाश के स्रोत से हम प्रकाश को निर्गमित करेंगे और इससे निकलने वाला जो प्रकाश चारों दिशाओं में जा रहा है उसको एक द्वारक के माध्यम से हम एक डायरेक्शन में यहाँ पर लेके आते हैं। ये प्रकाश इससे निकल रहा है बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है और ये द्वारक होता है जिसको स्लिट कहते हैं, जिसमें से एक निश्चित दिशा में प्रकाश चला जाता है, उसको हम द्वारक कहते हैं। प्रकाश स्रोत यहाँ पर दृश्य विकिरणों को उत्सर्जित करने वाला भी हो सकता है, अवरक्त को भी हो सकता है और पराबैंगनी विकिरणों को उत्सर्जित करने वाला भी हो सकता है। अलग अलग प्रकाश स्रोत होते हैं। हम यहाँ पर दृश्य विकिरणों को उत्सर्जित करने वाला कोई प्रकाश स्रोत ले रहे हैं और उसको किसी द्वारक में से हम पास कर रहे हैं। अब उससे निर्गमित प्रकाश होता है जो सभी दिशाओं में कंपन करने वाला प्रकाश होता है, सभी तलों में कंपन करने वाला प्रकाश होता है। ये प्रकाश अभी अध्रुवित प्रकाश है। इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम एक संरचना होगी जो दो प्रिज्मों को एक कनाडा बाल्सम नाम की सीमेंट है उससे जोड़कर बनाते हैं, उसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। इस संरचना का नाम निकोल प्रिज्म है। अब निकोल प्रिज्म से जैसे ही ये अध्रुवित प्रकाश निकलेगा तो ये प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश मिलता है एक ही तल में कंपन करने वाला प्रकाश होता है। इनमें जो किरणें होती है वो एक ही तल में कंपन करती है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करती है। इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। बच्चों, इसको शॉर्ट में पीपीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब विद्यार्थियों, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि हम किसी यौगिक के विलयन में, यदि हम किसी यौगिक के विलयन में, और यौगिक हम संकुल यौगिक पढ़ रहे हैं तो हम संकुल यौगिक की बात करेंगे। ये संकुल यौगिक का विलयन है। अब जैसे ही ये समतल ध्रुवित प्रकाश का तल, ये समतल ध्रुवित प्रकाश जैसे ही इस यौगिक के विलयन में से प्रवाहित होगा तो ये यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देगा। बच्चों, किस ओर घुमा देगा? दाईं ओर घुमा देगा। तो बच्चों, इस संकुल यौगिक के विलयन को हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। इंग्लिश में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और बच्चों, इसको स्मॉल डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं।
बच्चों इसको स्मॉल डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से याद रखते हैं कि जब समतल द्विध्रुव प्रकाश को किसी संकुल यौगिक के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो यह संकुल यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित कर देता है, घूर्णित कर देता है। तो बच्चों अगर प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित किया जा रहा है तो उसको हम इस यौगिक को हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक या स्मॉल डी या प्लस से बताते हैं, जबकि समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर यदि घूर्णित किया जा रहा है तो उस यौगिक को हम वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे, और जिसको स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों तो आपने देखा कि समतल ध्रुव प्रकाश को जब आप किसी संकुल यौगिक के विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो ये यौगिक प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घूर्णित कर देंगे या बाईं ओर घूर्णित कर देंगे। प्रकाश की यह घटना प्रकाशिक समावता कहलाती है। स्टूडेंट्स जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और जो वाम ध्रुवण घूर्णक है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी कि जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है जब आप उसको दर्पण में देखोगे तो वो कैसा नजर आएगा, आपको उल्टा नजर आएगा। तो उल्टा यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का प्रकाशिक समावेवी क्या होता है या प्रतिबिंब रूप क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है। तो विद्यार्थियों ये यौगिक जो होते हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। ये जो दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किया जा सकते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी सममिति का तल नहीं मिलता है, इनमें कोई भी ऐसी सिमेट्री नहीं मिलती है। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझना चाहे तो जैसे मेरा ये हथेली वाला भाग है, अब इस पर मैं दूसरा ये पार्ट रखता हूं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा, ये दोनों तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो इनमें प्रकाशीय समावता नहीं मिलती। लेकिन विद्यार्थियों अब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो ये अंगूठा इधर है, ये अंगूठा इधर है। तो बच्चों ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स जब एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते हैं तो इस गुण को हम प्रकाशीय गुण कहते हैं, इस गुण को हम प्रकाशीय गुण कहते हैं। और ऐसे प्रकाशीय गुण को दर्शाने वाले जो भी अणु या यौगिक है उनको हम किरेल गुण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किरेल गुण कहते हैं, किरेल गुण कहते हैं। और इस घटना को हम किरेलता कहते हैं। क्या कहते हैं? किरेलता कहते हैं। विद्यार्थियों इन सभी घटनाओं को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर इतनी डिटेल है नहीं इसकी। यहाँ पर हमको केवल ये देखना है कि प्रकाशीय समावता किसे कहते हैं, ये यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो प्रकाशिक समावता है इसमें जो समतल ध्रुव प्रकाश का तल है जब विलयन में आपतित किया जाएगा या प्रवाहित किया जाएगा तो वो प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देता है या बाईं ओर घुमा देता है। दाईं और बाईं ओर घूर्णित करने के बाद में ये जो दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, और अध्यारोपित नहीं किए जाएंगे तो इनमें किरेलता का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आया या नहीं आया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों किसी भी चीज को आप समझना चाहते हैं तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझिए। हमने कहा कि इनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान है,
लेकिन समावेवियों की प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावता कहलाती है। बच्चों प्रकाशीय गुण से क्या मतलब होता है, यही बात बेसिक होती है। प्रकाशीय गुण से क्या मतलब होता है, आपने इन यौगिकों के विलयन में प्रकाश को डाला और वो प्रकाश किस रूप में था, समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में था। अब वो समतल ध्रुवित प्रकाश जब इन विलयनों में से प्रवाहित होगा तो उसको या तो दाईं ओर घुमाया जा रहा है या बाईं ओर घुमाया जा रहा है। तो एक यौगिक दाईं ओर घुमा रहा है, दूसरा यौगिक बाईं ओर घुमा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यौगिक दाईं ओर घुमा रहा है उसको हमने दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कह दिया, और जो यौगिक बाईं ओर घुमा रहा है वो वाम ध्रुवण घूर्णन कहलाएगा। विद्यार्थियों इन दोनों में भी कोई न कोई संबंध होता है, इन दोनों यौगिकों में भी कोई न कोई संबंध होता है। ये यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये यौगिक जो भी होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ ये अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। अध्यारोपित से मतलब मैंने आपको बताया कि इस हाथ पे जब इस हाथ को रख दोगे ऐसे तो ये अध्यारोपित हो गया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रख रहे हो, इसको आप ऐसे रख रहे हो तो ये अध्यारोपित नहीं हो रहा, ये अध्यारोपित नहीं हो रहा। तो ये जो दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों इसमें यह भी समझाया जाता है कि जितने भी यौगिक प्रकाशिक समावता दर्शाते हैं इनमें सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सममिति नहीं पाई जा सकती है जिससे इनको बराबर दो भागों में काटा जा सके। यानी कि सममिति जो आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सममिति का तल नहीं मिलता, सममिति केंद्र नहीं मिलता, सममिति अक्ष नहीं मिलती। तो विद्यार्थियों अगर जिनमें सममिति के तत्व जैसे सममिति अक्ष, सममिति तल, सममिति केंद्र अगर ये मिलते हैं तो उनमें प्रकाशिक सक्रियता का गुण नहीं मिलता है। अपवाद बहुत सारे मिलेंगे, अपवाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे आपसे। तो बच्चों ये जो समावता होती है, जैसे हमने ज्यामितीय समावता पढ़ी थी संकुल समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में, तो इसका भी अध्ययन हम इसी प्रकार से करेंगे, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावता। तो विद्यार्थियों जितना मैंने आपको समझाया है पहले हम इसको लिखेंगे तो और हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब चीज़ें लिख लेते हैं उसके बाद में और ज़्यादा क्लियर होती है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप टॉपिक डाल दीजिए प्रकाशिक समावता या प्रकाशीय समावता, और लिखना वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हो लेकिन इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हो, प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हो, प्रकाशिक समावेवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावेवी कहलाते हैं। तथा यौगिकों के इस गुण को प्रकाशिक समावता कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये हुई प्रकाशिक समावता की परिभाषा। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखो बच्चों, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को संकुल यौगिकों के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, संकुल यौगिकों के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, तो संकुल यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर
या बाईं ओर घूर्णित कर देता है, दाईं ओर या बाईं ओर घूर्णित कर देता है। दाईं ओर या बाईं ओर घूर्णित कर देता है। दाईं ओर घूर्णित करने वाला यौगिक, दाईं ओर घूर्णित करने वाला यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है, जिसे 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 स्मॉल डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, जिसे स्मॉल डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, तथा वह संकुल यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित करता है, बाईं ओर घूर्णित करता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। उसे वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। इसे स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये दोनों समावेवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते हैं। इस गुण को किरेलता कहते हैं। इस गुण को किरेलता कहते हैं। किरेलता कहते हैं। विद्यार्थियों, अब आप ये पूरा डायग्राम बना ले। ये पूरा डायग्राम आप बना लीजिए। ये आपके नॉलेज के लिए डायग्राम है, इसको आप प्रॉपरली बना लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको त्रिविम रसायन हम पढ़ाएंगे लेसन नंबर 16, तब इसकी पूरी डिटेल और दे देंगे। वहां पर भी इसकी फुल डिटेल आएगी। चलिए विद्यार्थियों, अब हम ये जो प्रकाशिक संभाव्यता है, इस प्रकाशिक संभाव्यता को समन्वय संख्या 4 व 6 वाले यौगिकों में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, टॉपिक डालें, समन्वय संख्या 4 वाले, टॉपिक लिखे, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक संभाव्यता विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी समन्वय संख्या 4 होती है तो
दो प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। एक होता है चतुष्फलकीय संकुल यौगिक और दूसरा होता है वर्ग समतलीय संकुल यौगिक। वर्ग समतलीय संकुल यौगिक। विद्यार्थियों, वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समयता प्रदर्शित नहीं होती है। जैसे ज्यामितीय समयता चतुष्फलकीय यौगिकों में हमने देखी थी प्रदर्शित नहीं हो रही थी, ऐसे ही वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समयता प्रदर्शित नहीं होती है। विद्यार्थियों, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन पाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन पाते हैं और दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होंगे तो ये किस प्रकार से प्रकाशिक समयता दर्शाएंगे? केवल इनकी जो समयता होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चतुष्फलकीय यौगिकों में होती है। किसमें होती है बालकों? चतुष्फलकीय यौगिकों में। चतुष्फलकीय संकुल यौगिक प्रकाशिक समयता दर्शाते हैं। स्टूडेंट, चतुष्फलकीय संकुल यौगिक का यहाँ केवल एक उदाहरण आपके कोर्स में दे रखा है और वो एग्जाम्पल है NaGlY का होल ट्वाइस। निकल 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में Gly लिगेंड, Gly का नाम आप सब जानते हैं, Gly ग्लाइसिनेटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का जो फॉर्मूला है ये भी आप सबको पता होगा, CH2COO- NH2। विद्यार्थियों, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो स्टूडेंट, ये किस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको दर्शाने का जो तरीका होगा वो ऐसे होगा, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन ऐसे दर्शा देंगे, इससे ये ग्लाइसिनेटो बन गया। विद्यार्थियों, दूसरी तरफ भी हम इसको दर्शाएंगे, लेकिन आप देखिए इसमें हमने थोड़ा सा अंतर रखा है इनकी आकृतियों में। देखिए आप, ये N और O निकल से जुड़ा हुआ है लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा है, साइज में थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो पीछे दूसरा ग्लाइसिनेटो जुड़ा हुआ है वो आकार में थोड़ा छोटा है। जब बच्चों आप इसको दर्पण में देखोगे तो सपोज करें ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाश के तल को ये वाला समावेवी दाईं ओर घुमा रहा है तो हमने इसको D नाम दे दिया, D या प्लस का नाम दे दिया विद्यार्थियों, और इसके पीछे इसका नाम लिख देंगे डाईग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। डाईग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? सेकेंड है। विद्यार्थियों, जब आप इसको देखोगे दर्पण में देखोगे तो जो बड़ा वाला भाग ये है वो ये सामने नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा, और जो छोटा वाला भाग है वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या बोल दूंगा? L या माइनस बता दूंगा, L या माइनस बता दूंगा और नाम हो जाएगा डाईग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। ये इसका नाम हो जाएगा, डाईग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। ओके गाइज, तो विद्यार्थियों मात्र एक एग्जाम्पल आपकी कोर्स में दे रखा है तो हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चतुष्फलकीय जो संकुल यौगिक होते हैं इसमें दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से हमको प्राप्त होता है, तो जिसका समावेवी एक D होता है तो दूसरा L होता है। ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में आपके कोर्स में कुछ भी ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सिंपल कैटेगरी का एग्जाम्पल है, इसलिए इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, केवल ज्यामितीय समावेवी के बनते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल बनते हैं वो प्रकाशिक समयता के बनेंगे। अभी हम प्रकाशिक समयता की चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे।
तो विद्यार्थियों टॉपिक डाल दीजिए आप सभी, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावता। और इसमें लिखिए, जब संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, जब संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े होते हैं तो वह वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, वर्ग समतलीय संकुल यौगिक, वर्ग समतलीय संकुल यौगिक दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें धातु से जुड़े लिगेंड, इनमें धातु से जुड़े लिगेंड एक ही तल में समान बंद कोण पर व्यवस्थित होते हैं, समान बंद कोण पर व्यवस्थित होते हैं। बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावता प्राप्त होती है, प्रकाशिक समावता प्राप्त होती है क्योंकि इनके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, इनके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं किए जा सकते हैं, अध्यारोपित भी नहीं किए जा सकते हैं। जैसे डाइग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड, जैसे डाइग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। विद्यार्थियों ये सूत्र लिखे, ग्लाइसिनेटो का चाहे तो आप ऐसा सूत्र दोबारा से लिख सकते हैं साइड में, और ये इनके समावयवी बनाइए, दर्पण समावयवी, प्रकाशिक समावयवी बनाइए, ऐसे कैसे बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रकाशिक समावता के बारे में पढ़ा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में हमने आपको समझाया, प्रकाशिक समावता की परिभाषा बताई, समतल प्रकाश तल कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक किसे कहते हैं उसके बारे में बताया, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। तो विद्यार्थियों आप हमसे अब नेक्स्ट वीडियो में समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके गाइज।